Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, assistant professor in history. मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको उग्रवाद के विषय में बताया था, तो आज हम उग्रवाद के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक के विषय में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। पहले हम ले रहे हैं प्रारंभिक जीवन। भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के जनक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता गंगाधर पंत एक अध्यापक थे। उन्होंने तिलक को संस्कृत, मराठी एवं गणित का अच्छा ज्ञान घर पर ही करा दिया था। 1866 में उन्हें पूना नगर के एक स्कूल में भर्ती कराया गया। तिलक की स्मरण शक्ति विलक्षण थी। हजारों श्लोक उन्हें कंठस्थ थे। 1871 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में तिलक का विवाह तापी बाई से हो गया और 1873 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1876 में प्रथम श्रेणी में बीए उत्तीर्ण किया और 1879 में ही तिलक ने कानून की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तिलक ने अपना सार्वजनिक जीवन पूना में रहकर प्रारंभ किया। 1881 ईस्वी में तिलक ने मराठा तथा केसरी नामक पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। मराठा अंग्रेजी तथा केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। तिलक महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता बन गए और इस समय शिक्षा के क्षेत्र में भी तिलक सक्रिय थे। 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की तथा 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज स्थापित किया। वे 1890 तक पूना में अध्यापन का कार्य करते रहे और 1889 में वे कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। तिलक तथा राजनीति। तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नवयुवकों के मध्य कार्य करना प्रारंभ किया। उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, उत्साह एवं आत्म बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए उन्होंने गौवध विरोधी समितियों, अखाड़ों तथा लाठी क्लबों की स्थापना की। पूना के हिंदू मुस्लिम दंगों के प्रति शासन की शिथिलता देखकर तिलक ने हिंदुओं को संगठित करना प्रारंभ किया और 1893 ईस्वी में तिलक ने बड़ी धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया, जिसके द्वारा नवयुवकों को सम्मिलित रूप से कार्य करने की शिक्षा दी। 1885 में ही उन्होंने शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव का उद्देश्य भी राजनीतिक था। इससे जनता को यह प्रेरणा दी गई कि वह भी शिवाजी की भांति कार्य करने को तैयार हो तथा इस देश को विदेशी सत्ता से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करे। 1897 के दुर्भिक्ष के समय तिलक ने महाराष्ट्र की जनता की तन मन धन से सेवा की तथा लगान की जबरन वसूली के सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए किसानों को उकसाया। 1896 में बम्बई और पूना में प्लेग महामारी का प्रकोप हुआ। सरकार ने प्लेग की रोकथाम के जो तौर तरीके अपनाए, उससे जनता बौखला उठी। तिलक ने अपने पत्रों में लेख लिखकर सरकार की नीति की कटु आलोचना की। 1905 में बंगाल विभाजन के अवसर पर तिलक ने बंगाल के नेताओं का साथ दिया। तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल सम्मिलित रूप से उग्रवादी आंदोलन का संचालन करने लगे। 1907 के सूरत अधिवेशन में यह प्रश्न उभरा और सूरत अधिवेशन में तिलक ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहा, परंतु गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि ने डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस की फूट का श्री गणेश किया। कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई। उग्रवादी कांग्रेस से पृथक हो गए और अब तिलक का नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूँगा। तिलक एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हुए और वे श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में सम्मिलित हुए। 1916 में उदारवादियों तथा उग्रवादियों में समझौता हो गया और तिलक अपने साथियों सहित कांग्रेस में आ गए। मृत्यु पर्यंत तक वे कांग्रेस में ही रहे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम एवं नरम दलों ने भारत में स्वायत्त शासन की मांग की। तिलक ने 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी लखनऊ कांग्रेस में अदा की गई यह भूमिका उन्हें असांप्रदायिक एवं सच्चा राष्ट्रीय नेता सिद्ध करती है।
1918-19 में तिलक ने इंग्लैंड की यात्रा की। लंदन पहुंचकर उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की तथा ब्रिटिश श्रमिक दल के सदस्यों में भारतीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की। भारत लौटने पर तिलक का बम्बई में अत्यधिक स्वागत हुआ। तिलक ने 1919 में हुए पेरिस के शांति सम्मेलन में एक स्मरण पत्र भी भेजा, जिसमें भारत के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई। 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन अंतिम अधिवेशन था, जिसमें तिलक ने भाग लिया। तिलक ने 1919 के सुधारों को निराशाजनक बतलाया तथा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सहयोग देने का वचन दिया। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक का अल्प रुग्णावस्था के बाद बम्बई में देहांत हो गया। तो ये था तिलक का जीवन। अब हम लेंगे तिलक के सामाजिक विचार। तिलक के सामाजिक विचार सुधारवादी न होकर पुनः अभ्युदयवादी थे। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन सफल सामाजिक प्रयोगों को वर्तमान भारत में पुनः स्थापित करने में विश्वास रखते थे। वे पाश्चात्य संस्कृति की भौतिकवाद परंपरा का विस्तार भारत में नहीं करना चाहते थे। जहां उन्होंने एक और वेद, उपनिषद, गीता आदि का गहन अध्ययन किया था, वहीं दूसरी ओर हीगल, कांत, स्पेंसर, मिल, बेंथम, रूसो, वॉल्टेयर आदि के विचारों का भी इन्होंने अध्ययन किया था। वास्तव में वे राजनीतिक सुधारों के बाद सामाजिक सुधार लाना चाहते थे। वे पहले स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने समाज सुधारों को महत्व ही नहीं दिया। उन्होंने रानडे द्वारा प्रस्तावित कुछ सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने बाल विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया तथा 60 वर्ष की आयु में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। वे स्त्री शिक्षा तथा शराब पर प्रतिबंध लगाने के प्रबल समर्थक थे, परंतु वे सामाजिक सुधारों का कार्य ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं सौंपना चाहते थे। तिलक सुधारों को कानून के माध्यम से नहीं, अपितु उचित सामाजिक प्रशिक्षण के माध्यम से क्रियान्वित करने के पक्ष में थे। वे हिंदू समाज की रूढ़ियों से भी बंधे हुए नहीं थे। विधवा विवाह के वे समर्थक थे तथा छुआछूत में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनकी मान्यता थी कि भारत के गौरवपूर्ण अतीत को भुलाने के स्थान पर उन त्रुटियों को दूर किया जाए जिसके कारण कुछ सामाजिक बुराइयां पनप उठी थीं। अब लेंगे हम तिलक की रचनाएं। तिलक केवल राजनेता ही नहीं अपितु उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत और गणित के ज्ञान के आधार पर उन्होंने ओरिएंट स्टडीज़ इन द एंटीक्विटी ऑफ वेदास नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऋग्वेद का काल ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व का था। 1903 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदास प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि आर्य सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप के सुदूर उत्तरी छोर पर निवास करते थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना तिलक ने मांडले जेल में की थी और इसमें गीता के उपदेशों का दार्शनिक अध्ययन एवं व्याख्या करने का प्रयास किया। अब हम लेंगे तिलक के धार्मिक विचार। तिलक की सनातन हिंदू धर्म में पूर्ण निष्ठा थी। वे हिंदू धर्म की उदारता, महानता तथा सहिष्णुता के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार वेदों, उपनिषदों तथा वेदांत की वैधानिक धारणाओं में संदेह नहीं किया जा सकता। वे पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति के चकाचौंध में भी हिंदू धर्म के प्रकाश से विन्मुख नहीं हुए थे। हिंदू धर्म के प्रकाश से ही वे भारतीयों में स्वाभिमान तथा अपनी संस्कृति के प्रति आस्था उत्पन्न करना चाहते थे। वे धर्म को संघर्ष अथवा मतभेदों का जनक नहीं मानते थे, बल्कि समाज में व्याप्त संकीर्ण सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए धार्मिक शिक्षण पर जोर देते थे। लोकमान्य तिलक के अनुसार आध्यात्मिक एवं धार्मिक आधार पर ही भारतीय राजनीतिक आंदोलन गतिमान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीयता की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए गणपति पूजा को माध्यम बनाया। धर्म को तिलक ने राष्ट्रीयता का एक आवश्यक तत्व समझा। अब हम लेंगे तिलक के राजनीतिक विचार। उदारवादियों की निष्क्रिय नीति की प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने संपूर्ण भारत को मूर्त एवं गतिशील विचार देकर अद्भुत जन जागरण उत्पन्न किया।
उनका राष्ट्रीय जागरण का अभियान उनकी आध्यात्मिक धारणाओं से प्रभावित था। वेदांत दर्शन में ही उन्हें स्वतंत्रता की सर्वोच्चता का पाठ पढ़ाया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता के बिना नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं। तिलक के राजनीतिक चिंतन में एक और भारतीय चिंतन की आधारभूत धारणाओं के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक पाश्चात्य राष्ट्रवादी एवं लोकतंत्रवादी प्रभाव दिखाई देता है। मिल की राष्ट्रीयता की परिभाषा से वह सहमत थे और मैज़िनी और बर्क के विचारों से भी वे प्रभावित थे। अपने राजनीतिक कार्यक्रम में तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा की नीति को अपनाया और यही विचारधारा आगे चलकर उग्रवादियों की प्रमुख नीति बन गई। तिलक ने स्वराज्य को ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य चुना। उन्होंने भारतीय जनता को आह्वान करते हुए कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग पर ही जीवित है। यदि भारतीय सहयोग देना बंद कर दे तो उनका शासन समाप्त हो सकता है। इस प्रकार तिलक ने सर्वप्रथम असहयोग का विचार दिया, जो आगे चलकर गांधी की योजनाओं का प्रमुख अंग बन गया। तिलक ने बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी की मांग भी रखी। स्वदेशी का अर्थ तिलक ने आत्मनिर्भरता बताया। तिलक द्वारा प्रतिपादित स्वदेशी एवं बहिष्कार के शस्त्र ही आगे चलकर जन जागृति के अमूल्य साधन बने। राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से तिलक भारतीय नवयुवकों में भारतीय धर्म एवं संस्कृति की जानकारी तथा इसके प्रति उनमें आदर भाव उत्पन्न करना चाहते थे। तिलक के राजनीतिक विचारों में हिंसा और अहिंसा के मध्य अंतर्द्वंद स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम लेंगे तिलक का मूल्यांकन। तिलक ने अपने समय में भारतीयों को संगठित करके जन आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार किया। अपने पीछे तिलक स्वाधीनता आंदोलन की एक बड़ी विरासत छोड़ गए। गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने तिलक के सिद्धांतों पर आचरण कर उनके द्वारा छोड़े हुए अधूरे कार्य को पूरा किया। यद्यपि गांधी जी ने गोखले को अपना गुरु माना, किंतु जन सामान्य उनके कार्यों में तिलक का ही दर्शन करता रहा। लगान बंदी, बहिष्कार, असहयोग, स्वदेशी, मद्य निषेध आदि कार्यक्रम प्रस्तुत कर तिलक ने भविष्य के राजनीतिक आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तिलक वास्तव में जनता के नेता थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था भारत के लिए स्वराज्य की प्राप्ति। तिलक को भारतीयों की क्षमता पर पूर्ण विश्वास था। तिलक ने केवल देश में राजनीतिक चेतना ही उत्पन्न नहीं की, वरन देश तथा देशवासियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान का पुनीत कार्य भी किया। इसी कारण उन्हें लोकमान्य कहकर पुकारा जाता है।